जाने का बुखार कितना तेज़ है। यकीनन आपने सुना होगा कि मरीख की तरफ एक तरफा सफ़र की रजिस्ट्रेशन में पूरी दुनिया से काबिल ज़िक्र तादाद में लोगों ने अपना नाम लिखवाया है। मरीख के अंदर रहायशी बाशिंदों के इंतखाब के लिए 2,22,586 अफराद ने अपना नाम लिखवाया है कि तीसरे इंतखाबी मरहले के अख्ताम पर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले 100 अफराद के नामों का ऐलान किया गया। 50 मर्द और 50 खवातीन। कि उनमें से 3 अफराद खुद हमारे मुल्क से मुंतखब किए गए, और पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो ऐसी जगह देखना चाहते हैं कि जो मरीख की सतह से मुशाबिहत रखती हैं। ईरान की सरजमीन का तकरीबन एक चौथाई हिस्सा कबीर यानी सहरा पर मुश्तमिल है। ईरान में मुख्तलिफ आब हवा रखने वाले सहरा मौजूद है कि जिन पर बहुत कम तवज्जो दी गई है। हम ईरान में नमकजार को कवीर कहते हैं। अरब उसे सबक कहते हैं। उसकी जमा सबखा लिखी जाती है। अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्ट लैंड, यानी नमकदार ज़मीन, शोर ज़दा ज़मीन। और हम बयाबान को क्या कहते हैं? हम इस वसी इलाके को कि जिसमें पानी और झाड़ियाँ बहुत ही कम हो, बरसों बारिश ना हो, उसे बयाबान कहते हैं। अरब उसे सहरा कहते हैं और अंग्रेजी में उसे डिज़र्ट कहते हैं। कवीर और बयाबान में बहुत फ़र्क है, दिन और रात की तरह है। हत्ता जो इलाका बयाबान से वही वसी इलाका के जो पानी से, मसलन बयाबान ले लूत, उसका एक हिस्सा मुमकिन है कबीरी हो के जो उससे मुख्तलिफ है, यानी ये नमकजार है, बाकी नमकजार नहीं है। तो यहाँ पर है कि वो दानिश्वर जो बाहर से हमारे मुल्क में आए या मसलन बयाबान और कबीर रखने वाले ममालिक में जाते हैं, तो वो ये नहीं कहते हैं कि अंग्रेज़ी में मसलन सॉल्ट लैंड या फ्रांसीसी में कहें तारसला या जर्मनी में कहें वीस्ता। नहीं, सब वो चीज़ के जो मकामी तौर पर कही जाती है, हम नमकजार को कबीर कहते हैं। वो आए इसमोनफेंट हेजिंग, बहुत से लोग आए, सब ने लिखा है कबीर ऑफ ईरान। इस तहकीकाती सफ़र में कि जिसमें एक रूसी खलाबाज भी हमारे साथ था, हम दामगान के अतराफ में कबीर के एक हिस्से की तरफ मुतवज्जो हुए कि दामगान एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी ने इस इलाके पर बहुत ज़्यादा तहकीकाती काम अंजाम दिया है। गोया खुद हमसे पहले भी दुनिया और दुनिया वालों के लिए बहुत दिलचस्प और काबिल तवज्जो था। ईरान के कबीर जितने पुरसुकून और सरबस्ता राज लिए हुए हैं, उतने ही पोशीदा खजानों की तरह बाकी हैं। ये कबीर माजी में मुश्किलात का सबब थे, यानी जिस शख्स की जिस इलाके में भी ज़मीन के सामने कबीर का एक टुकड़ा होता था, वो कहता था खुदाया मैंने क्या किया है, हमें मुश्किल में डाल दिया है। इसलिए कि लोगों का रोज़गार ज़राअत से वाबस्ता था, और कबीर की तारीफ यानी कि ज़मीन के सतह पर या सतह के नज़दीक नमक का इतना ज़्यादा जमा होना कि वो काश्त के काबिल ना हो। यानी जहाँ पर नमक ज़ार होगा वहाँ खेती बाड़ी नहीं की जा सकती, फसल नहीं उगती है, हत्ता पिस्ता और खजूर भी नहीं। अगर आप ज़राअत करना चाहते हैं तो आपको उसे आबाद करना होगा, उसका नमक धोएं, उसे ख़त्म करें, इस बिना पर बहुत मुश्किल है। दामगान के मरीखी टीलों के बारे में सुनने के बाद उन्हें देखने का इश्तियाक बढ़ गया और तय पाया कि हम दामगान एस्ट्रोलॉजी सोसाइटी के ग्रुप के साथ इन टीलों की तरफ जाएं कि जिनके बारे में कहा गया है कि मरीख से बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखते हैं। एक इज्तिमा में कि जिसमें सारे माहिरीन फलकियात थे, इत्तेफाक से वो ज़माना था कि जब मरीख पर जाने वाला एक खलाई जहाज़ वहाँ पर जाकर उतरा था। मैंने ये शाये होने वाली तस्वीर उठाई और ले गया। आधी तस्वीर के जिसमें आसमान था, मैंने उसे छिपा लिया और कहा कि ये कहाँ की तस्वीर है। सब ने कहा कि मालूम है, यही तो मरीख जाने वाले खलाई जहाज़ ने भेजी है। उसके बाद जब मैंने आसमान वाले हिस्से को खोला तो उन सब ने ताजुब किया और कहा, अरे इसका आसमान तो नीले रंग का है। मैंने कहा, यह दामगान में है।
यहाँ एक मरकज़ है दामगान के कबीर में 120 किलोमीटर दूर एक जगह पर पहुँचने के लिए कि जिसका नाम मर्रीखी टीले है। به نام تپه‌های مریخی. بعد از اینکه जब स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी खलाई जहाज़ों ने ये तस्वीरें ज़मीन पर भेजीं तो उन्होंने हमें मजबूर किया कि हम अपने इलाके का एक चक्कर लगाएं और देखें कि ऐसा लगता है ये इस जगह से बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलती कर रहे हैं और यहाँ की तस्वीरें दर हकीकत खलाई जहाज़ों से वसूल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, कैसे हैं आप? الان یک کمپی در اون طرف इस वक्त दुनिया के इस तरफ ओहायो में एक कैंप लगाया गया है कि इस कैंप का किसी भी तरह रूसी खलाबाजों के बकौल किसी भी तरह दामगान के मरीखी टीलों से मुआवजा नहीं किया जा सकता। इस बिना पर हमने फैसला किया कि इस सफ़र की मुशावियत रखने वाला एक कैंप यहाँ पर लगाएं। वो सयाह जो वाकई मरीख की सतह को देखने में दिलचस्पी रखते हैं और उनके लिए वहाँ जाना मुमकिन नहीं है तो वो यहाँ पर देख लें। खुद मरीख से मुशाबहत रखने वाला कैंप वो फ़ज़ा के दर हकीकत अगर उसके आसमान को काट कर दें तो वाकई जो तस्वीर मरीख से खलाई जहाज़ों ने हमारे लिए भेजी हैं इनमें और उनमें आप कोई फ़र्क नहीं देख सकते। एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखती हैं। हत्ता कि जब रूसी खलाबाज इस माहौल में आए तो उन्होंने कहा कि ओह खुदाया, हमने मरीख में अपने
अजीब वहम पैदा कर देता है, और इस जिंदगी का वैसा ही मॉडल बनाना पूरी दुनिया में बहुत से लोगों के लिए पुरकशिश हो सकता है। कुरे अर्ज पर ऐसे फितरी और कुदरती मकामात हैं कि जो कुरे जमीन से बाहर जिंदगी का एहसास पैदा करते हैं। तो मैं दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ। यही मरकज़ी बड़ा कबीर, मैं कहता हूँ यही बड़ा मरकज़ी कबीर के जो शाहरूद, दामगान, सिमनान और गरमसार के जुनूब में वाक़ है। इस कबीर के अतराफ़ में पौधे और झाड़ियाँ हैं। इस कबीर के अतराफ़ में पौधे हैं, इसके चारों तरफ के उन्हें हम कबीरी चरागाहें कहते हैं। लेकिन उसका मरकज़ी और वसती हिस्सा इतना नमकीन और शोरज़दा है कि वहाँ पौधे नहीं उगते हैं, इसलिए कि अगर नमक और शोर एक हद से ज़्यादा हो तो पौधे नहीं उगते हैं। हकीकी कबीर वो हैं कि जिनमें कोई पौधा ना हो। ये इलाका बाहर की फिजा से जो मुशाबिहत रखता है, इसके अलावा दामगान के कबीरी इलाके में एक अजीब साइंसी और तहकीकाती पोटेंशल और कुदरती खूबसूरती मौजूद है। हत्ती अगर हमें खला में ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी न भी हो तो कुदरती मनाजिर पसंद करने वालों के लिए इस इलाके की सियाहत भी पुरकशिश है। देखें, उन हिस्सों को देख रहे हैं। जी हाँ। वो हिस्से उन तस्वीरों से बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखती हैं कि जो मरीख पर जाने वाले खलाई जहाज़ों ने ज़मीन पर भेजी जी हैं। हाँ। अगर आप नज़र डालें तो देखें, वैसे तय बतय है। वो हिस्सा तह दर तह है। जी हाँ। आप देख रहे हाँ हैं हाँ। कितनी खूबसूरत है। यानी वाकई अगर उन तस्वीर को लाकर यहाँ पर रखें कि जो दर हकीकत मरीख पर जाने वाले खलाई जहाज़ों ने भेजी हैं, तो शायद ही कोई मुतवज्जो हो सकता है। हत्ता कि खुद डॉक्टर फ़िरोज़ नादरी के दर हकीकत मरीख पर जाने वाले उन खलाई जहाज़ों की जिम्मेदारी उनके कांधों पर है। वाकई वो तशख़ीस नहीं दे सकते हैं कि तस्वीर हमने ली हैं या मरीख पर जाने वाले खलाई यानी जहाज़ों ने। मरीख पर जाने वाले खलाई जहाज़ों ने लिए हैं। इस इलाके की कबीरी ज़मीन में मौजूद नमक की तहें और
दालानों, खाइयों, चोटियों और टीलों ने इस इलाके में खूबसूरत मनाजिर पैदा किए हैं। ملاحظه کنیم بافت ترد यहाँ की नमकीन साख्त को मुलाहिजा करें, कितनी खूबसूरत है। خاک उसकी رس मिट्टी, नमक, हत्ता क्वार्ट्ज की तहों को आप यहाँ देख रहे हैं कि जो बहुत अजीब है, और हत्ता दर हकीकत حتی در واقع اکسیژن कॉपर اشتراک ऑक्साइड को देख रहे हैं। خیلی قشنگ बहुत खूबसूरत। इन गढ़ों की वजह क्या है? ها در واقع یه نوع ये गढ़े दर حوادثی हकीकत که मौसम की वजह से हैं, और वो बारिश जो अर्जी शक्ल में इस पर पड़ी है, तो नमक था उसके अंदर खाली कर दिया है। نم بوده داخلش رو خالی کرده نمکی رو که वो नमक के जो यहाँ दर हकीकत बारिश ने चूसा है, और बारिश के باران رو पानी در को زیر خودش بعد अपने نگه داشته नीचे रखा و है। الان اگر کسی در اینجا और अब अगर कोई यहाँ पर कूदे तो वो घुटने तक कम अज कम गारे में फंस जाएगा। अच्छा, मेरे पीछे इस हिस्से से दोस्तों कूदो। जवाद कैमरा पकड़ो। मैंने एक ख़बर पढ़ी कि एक खलाई इदारे ने जजीरे हवाई में बहुत ज़्यादा अखराजात किए हैं, सरमायाकारी की है, और मरीख जैसा एक इलाका बनाया है, जबकि दामगान के मरीखी टीलों की मुशाबहत उससे कहीं ज़्यादा है। मुझे याद है कि जनाब शरीफ ओफ को रूसी खलाबाज को जब लाए, वो वहाँ गए तो मजाक से कहा कि काश मैं खलाई लिबास लेकर आया होता, मैं पहन लेता और कुछ तस्वीरें बना लेता, और कहता कि मैं मरीख पर गया हूँ। خب अच्छा हामिद जवाद, इन तहों को देखो। خیلی ترد बहुत ही नर्म व नाजुक हैं, देखो, देख रहे हो। ठहरिए, मुझे इसकी तस्वीर खींचने दिए। با سرعت بیای از तेज़ी से आओ, बिल्कुल कोई मसला पैदा नहीं होगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत दिलचस्प है। अपने इर्द गिर्द अच्छी तरह तवज्जो करें, अपनी दाईं जानिब देखें। साख्त को बाईं जानिब से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है, रंग के लिहाज से भी और मादनियात के लिहाज से भी। देखिए, तह दर तह तबक़ात मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हैं, और हत्ता इतने नाजुक हैं कि थोड़ी सी बारिश और सर्दी से शिगाफ पैदा हो जाते हैं। और यही वजह थी कि मैंने अर्ज़ किया कि बाज़ हिस्से चंद बरसों के दौरान अपनी शक्ल और पानी के ये रास्ते उनकी शक्ल तब्दील कर देते हैं और यहाँ की साख्त को बदल देते हैं। شکل خودش رو یه مقداری این آبراها عوض میکنه و ساختار اینجا رو تغییر میده बहुत ही नर्म व नाजुक और बहुत ज़्यादा कीमती। सिरामिक के मसाले के लिए महंगा।
ऐसा लगता था कि अगर दामगान के हुकाम देख लें और इस पर सरमायाकारी करें तो हम इस शहर में एक बैनुल अक़वामी काम कर सकते हैं। अफसोस से कहना पड़ता है कि दामगान अपनी इंतहाई कदीम तारीख के बावजूद बहुत मजलूम वाक़ हुआ है। या मरीखी टीले या दूसरी जगहें, और ये वो इलाके हैं कि जिनका मेरी नज़र में तारुफ कराया जाना चाहिए, और ये सयाहत के लिए शहर को तरक्की देने में मदद दे सकते हैं। और मरीखी टीलों का वो प्रोजेक्ट हत्ता एक इल्मी और तहकीकाती प्रोजेक्ट बन सकता है। ऐसा लगता है कि अगर इस खत्ते के लिए सियाहती और तहकीकाती इम्कानात और वसाइल फराहम हो जाएं, तो दामगान के मरीखी टीले इल्म के हुसूल और तफरीक की एक जगह में तब्दील हो सकते हैं। जब हम अपने ग्रुप के साथ वहां से गुजर रहे थे तो हमारे अंदर एक अजीब सा एहसास पैदा हो रहा था। मुझे पता है हर सयाह के लिए इस जगह से गुजरना और उसे देखना एक हैजान अंगेज तजुर्बा होगा। ये ईरानियों की पहली मजहबी इमारत और इस सरजमीन की बुलंद तारीख की गवाह है। गोया इसकी एक एक ईंट में 1000 किस्से छिपे हुए हैं। ये तारीखी शहर शूश के जुनूब मशरिक में एक सरसब्ज दश्त के वसत में वाक़े है। चोगाजम्बील इस सरजमीन का इफ्तिखार नहीं बल्कि इंसानी इफ्तिखार है कि 3000 साल से ज़ायद अरसा पहले अपने माबूद की परस्तिश के लिए ऐसी अजीम और खूबसूरत इमारत बनाई गई, और ये ईरान की सरजमीन की कदीम तहजीब और तमद्दुन की एक गवाह है।